डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी। डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी प्रयागराज जनपद के पूरा पांडेय नामक गांव के निवासी एवं हिंदी साहित्य के यशस्वी साहित्यकार तथा प्राध्यापक हैं। उन्होंने अपने सृजन कौशल के बल पर हिंदी की अस्मिता को वर्धित किया है। द्विवेदी जी के 43 शोध पत्र, आलेख तथा कई आलोचनात्मक आलेख विविध पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने 4 काव्य संग्रह अनुभूति का पाथेय, उल्टा पलटा, मनमानी, वक्त के पथरीले पथ का प्रणयन किया है, जो प्रकाशित हो चुके हैं। एक शोध ग्रंथ डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, नवगीत सृजन एवं स्वरूप, एक निबंध संग्रह आडंबरी भव तथा एक आचोचना ग्रंथ शोधालेख भी प्रकाशित हो चुकी है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में हिंदी माइनर के स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आपने भारतीय मानक हिंदी संरचना एवं अनुप्रयोग नामक पुस्तक का भी प्रणयन किया है। ये पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। कुल मिलाकर आपकी 8 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। द्विवेदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर 45 संगोष्ठियों में प्रतिभाग किया करते हुए शोध आलेख प्रस्तुत किया है। साथ ही कई संगोष्ठियों का संचालन भी उनके द्वारा किया गया है। देश के विभिन्न भागों, जनपदों में द्विवेदी जी का व्याख्यान होता रहता है। उन्होंने लगभग 350 ऑनलाइन संगोष्ठियों एवं वेबिनारों में भी सहभागिता एवं संचालन किया है। वे कई साहित्यिक संस्थाओं में सदस्य भी हैं। वे जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, भोपाल की चौमासा पत्रिका के आजीवन सदस्य हैं। लोक साहित्य एवं घुमंतु जन समुदाय से संबंधित तथ्यों पर उनके आलेख एवं वक्तव्य होते रहते हैं। बुक ऑडियो से उनकी तितिक्षा नामक काव्य संकलन एवं रामराज की शादी नामक कहानी प्रसारित हो चुकी है। संप्रति वे हिंदी भाषा साहित्य के प्राध्यापक हैं। आप सुन रहे हैं डॉक्टर भुवनेश्वर दुबे की कहानी गुरुदेव, मृद्विका के साथ। गुरु कभी भी अपने ज्ञान का अपमान नहीं चाहता। वो अपने शिष्य को जो भी ज्ञान प्रदान करता है, उस ज्ञान के सार्थक प्रयोग द्वारा वो विश्व के हित की कामना करता है। गुरुदेव ऐसे ही व्यक्तित्व वाले आदमी हैं, जो हमेशा वैश्विक ज्ञान को विश्व के कल्याणकारी कार्यों में लगाने हेतु प्रतिबद्ध रहते हैं। गुरुदेव सादा जीवन, उच्च विचार को मानते हैं। यही कारण है कि आज के परिवर्तनशील समाज में भी वे बेफिक्र होकर अपने ही चाल ढाल से चलते हैं। गुरुदेव के घर में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा है। वे एक ऐसे गुरु हैं जिनके एक शब्द को भी जानने, सुनने और सीखने के लिए देश का हर आदमी तत्पर रहता है। शिक्षा देना गुरुदेव का पेशा नहीं है, बल्कि वे इसे अपना धर्म मानते हैं। उन्हें हमेशा ऐसे शिष्यों की तलाश रहती है जो उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके विश्व के कल्याण में अपने को समायोजित करें। गुरुदेव का एक प्यारा शिष्य है जिसका नाम गोविंद है। वे उसमें प्रतिभा एवं लगन को देखते हैं तथा हमेशा उसे ज्ञान से परिपूर्ण करने में लगे रहते हैं। वैसे तो गुरुदेव विश्वविद्यालय के लब्ध, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित प्रोफेसर हैं, लेकिन वे स्वयं को वरीयता नहीं देना चाहते। गुरुदेव के अंदर ऐसी विलक्षण प्रतिभा और ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी लालायित रहते हैं। गुरुदेव के विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर स्वयं उनके निर्देशन का पालन करते हुए प्रतिबद्ध रहना चाहता है, परंतु गुरुदेव कभी भी कोई भी निर्देश न देकर किसी से कोई कार्य कराना पसंद नहीं करते, बल्कि स्वयं कार्य को करने में विश्वास रखते हैं। घर में गुरुदेव पत्नी को उसकी इच्छा अनुसार जीवन जीने के स्वच्छंदता प्रदान किए हुए हैं, किंतु बेटे के प्रति उनका रवैया आम जनता की तरह रहा है। गुरुदेव अपने शिष्यों एवं आम जनता के कल्याण हेतु कभी कभी सिफारिश कर देते हैं, किंतु व्यक्तिगत परिवार के लिए कभी कोई सिफारिश नहीं करते। जब उनका बेटा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया तो गुरुदेव ने पहले ही पत्नी एवं बच्चे से कह दिया कि वे स्कूल में गुरुदेव को अपना पिता न बताएं, बल्कि चर्चा होने पर ये कह दें कि वे उनके गुरु हैं। सब कुछ होते हुए भी और पत्नी के लाख कहने पर भी गुरुदेव ने अपने बेटे का एडमिशन एक सामान्य सरकारी स्कूल में करवाया।
आज के भागते दौड़ते परिवेश में उच्च एवं हाई फाई स्कूलों में एडमिशन न करवा के एक सामान्य सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। पत्नी बेटे के एडमिशन संबंधित बात को लेकर गुरुदेव से कई दिनों तक नाराज रही, किंतु गुरुदेव को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वे जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व वाले इंसान थे। सिर्फ देश एवं विश्व के कार्यों को ही अपना धर्म समझते थे। सारा दिन शिष्यों को शिक्षा प्रदान करने के पश्चात घर आते थे। जब पत्नी और बेटी सो जाती थी तब गुरुदेव बेटे को जगाकर ज्ञान प्रदान किया करते थे। पता नहीं था कि गुरुदेव स्वयं के बेटे को क्या बनाना चाहते थे। बेटा भी धीरे धीरे गुरुदेव के बताए गए पग चिन्हों पर चलने लगा। माँ को शक हुआ कि बेटे को कोई तकलीफ अथवा टूना टोटका लग गया है, जो वो सांसारिक विलासिता से उदासीन होते हुए सादा तरीके एवं भोलेपन से कार्य करता है। गुरुदेव की पत्नी का नाम अंजलि था, जो गुरुदेव की तरह ही प्रोफेसर है, किंतु गुरुदेव के चाल ढाल एवं व्यवहार से एकदम अलग थी। डॉक्टर अंजलि आधुनिक जीवन परिवेश को जीने में विश्वास करती है, इसलिए वे अपने संतानों को आधुनिकीकरण की शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने के हक में रहती है, किंतु गुरुदेव के तर्कात्मक वक्तव्य के सामने नतमस्तक हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुदेव ने किस परिस्थिति में जीना सीखा है। मनुष्य जिस परिस्थिति एवं परिवेश में जीवन जीता है, उसी के अनुसार ही वो आजीवन कार्य करने एवं करवाने का अभ्यासी हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि समय परिवेश प्रत्येक प्राणियों पर लागू होता है और आधुनिक परिवेश का आदमी आधुनिक परिवेश में ही जीना पसंद करता है। गुरुदेव की बेटी इशिता चंचल स्वभाव की है और माँ पग चिन्हों पर चलने वाली है, किंतु ज्ञान का कोई अभाव उसके पास नहीं है, क्योंकि उसकी माँ डॉक्टर अंजलि हमेशा उसके शैक्षिक प्रबंधन में लगी रहती है। इशिता अपने भाई से 8 वर्ष बड़ी है। उसका अपने भाई के प्रति बहुत आत्मीयता है। सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि सिर्फ उसमें मास्टरों की भर्तियां होती हैं और सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा मात्र कागजी कार्रवाई की जाती है। ऐसे स्कूल में गुरुदेव का बेटा निष्णात कौन सी शिक्षा प्राप्त करता? फिर भी वो हमेशा स्कूल समय से जाता और आता है। गुरुदेव द्वारा प्रदान की गई शिक्षा को ही बेटा ग्रहण कर रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब निष्णात स्नातक की शिक्षा के लिए एडमिशन गुरुदेव के ही विश्वविद्यालय में करवाई, तो वहां पर भी गुरुदेव ने बेटे को सही सलाह दिया कि वो उन्हें अपना पिता किसी से न बताए। विश्वविद्यालय में हर तरह के छात्र छात्राएं हुआ करते हैं और रोमानियत से युक्त जीवन शैली को अपनाकर शिक्षा ग्रहण करना उनकी नियति होती है। करें भी क्या, उम्र के पड़ाव के साथ व्यवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। जहां एक तरफ गुरुदेव का बेटा निष्णात दीनहीन स्थिति को ग्रहण करता हुआ अनुभव को परिपक्व बना रहा था, वहीं उनके साथ शिक्षा ग्रहण करने वाले उसके साथी उसे नीरस व्यक्तित्व वाले छात्र की उपाधि से विभूषित करने लगे। लेकिन इस विभूषण का निष्णात पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। वो हमेशा ज्ञानार्जन हेतु संकल्पित था। हमेशा विश्वविद्यालय में प्रतियोगिताओं का तांता लगा रहता था। गुरुदेव को निष्णात पर विश्वास तो था, किंतु वे हमेशा प्रथम वरीयता अपने शिष्यों को दिया करते थे। एक बार विश्वविद्यालय में परिसंवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उस प्रतियोगिता के समय गुरुदेव उपस्थित नहीं थे। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले छात्र के लिए शुल्क मुक्ति तथा पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। सब यही अंदाजा लगा रहे थे कि इस प्रतियोगिता को गुरुदेव के शिष्यों में से ही कोई जीतेगा। इस प्रतियोगिता में शुल्क मुक्ति के लिए एक गरीब छात्र ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन वो बहुत चिंतित था, क्योंकि वो इतना गरीब था कि पेट की भूख के लिए दिन रात काम करता रहता था और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर ही नहीं मिल पाता था, जिससे वो विश्वविद्यालय आकर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता था। वो बहुत ही बदहाली में जीवन जीता था। जब गुरुदेव के पुत्र निष्णात को उसके बारे में जानकारी हुई, तो उसने उसे आश्वासन दिया कि वो चिंता न करे, वो जरूर जीतेगा। प्रतियोगिता 4 सोपानों में होनी थी। जब प्रतियोगिता प्रारंभ हुई तो पहले ही सोपान में गुरुदेव के शिष्यों ने तहलका मचा दिया। उनके तर्कपूर्ण परिसंवाद के आगे किसी और छात्र को टिकने का मौका ही नहीं मिला। गुरुदेव का प्रिय शिष्य गोविंद ने ऐसे तर्कशीलता से युक्त परिसंवाद किए कि अंत में प्रतियोगिता कराने वाले प्रबंधक को ये कहना पड़ा कि श्रोताओं में से भी यदि कोई प्रतियोगी हो तो वो प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर गोविंद से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। और उन्होंने इस घोषणा के साथ ये भी कह दिया
कि गुरुदेव के शिष्य गोविंद की बराबरी पूरे विश्वविद्यालय में कोई छात्र नहीं कर सकता। प्रतियोगिता में सम्मिलित गरीब छात्र रोने लगा। सबने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई और कहा कि प्रतिस्पर्धा कोई मजाक नहीं होता, इसमें बौद्धिकता से युक्त प्रदर्शन करना पड़ता है। तालियां बज ही रही थी कि अचानक श्रोताओं में से एक आवाज आई कि प्रतियोगिता में मैं गोविंद के साथ परिसंवाद करने हेतु तैयार हूँ। ये और कोई नहीं बल्कि निष्णात था। उसे देखकर सब लड़के लड़कियों ने मजाक का पूल बांध दिया। एक दूसरे ने आपस में चर्चा की कि ये नीरस छात्र गोविंद जैसे स्मार्ट और होनहार छात्र से क्या जीतेगा। गोविंद विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने वाला छात्र था। वो हमेशा स्मार्ट तरीके से रहता और अपनी काबिलियत को हर किसी के सामने प्रदर्शित करता रहता। निष्णात सामान्य वेशभूषा में दर्शकों की भीड़ से निकलकर जब स्टेज पर आया तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये छात्र तो विश्वविद्यालय में चुपचाप शिक्षा ग्रहण करने वाला है और कभी भी इसने किसी से भी तर्क वितर्क नहीं किया है। फिर ये तर्कशील परिसंवाद में तर्कात्मक पहलू को कैसे प्रस्तुत करेगा, ये सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। प्रतियोगिता में गोविंद के निकट जब निष्णात आया तो गोविंद ने कहा कि अरे उल्लू, तू क्यों आ गया इस प्रतियोगिता में हारने? तेरी हालत तो पहले से ही पतली है। निष्णात चुप रहा और सभी को देखता रहा। ऐसा लगा जैसे वो लोगों की भाव भंगिमा को समझकर जवाब देना चाहता है। एक समाधिस्थ की भांति वो स्तब्ध खड़ा रहा। फिर प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। गोविंद ने प्रतियोगिता प्रारंभ होते ही धारदार प्रतिसंवाद प्रारंभ किया कि श्रोताओं ने दांतों तले उंगली दबा ली और तालियों की गड़गड़ाहट ने उसकी प्रशंसा के पुल बांध दी। निष्णात अभी भी शांत खड़ा था। जब गोविंद का परिसंवाद समाप्त हुआ तो प्रतिवाद में निष्णात को बोलने के लिए कहा गया, लेकिन वो शांतिपूर्वक खड़ा होकर ऐसा लग रहा था कि जैसे विविध विचारों में वो खोया हुआ हो। उसे बार बार कहा गया कि वो प्रतिवादी संवाद दे, किंतु वो शांत था। पता नहीं वो शांति अवस्था में कौन सा तूफान लाने वाला था। इधर श्रोताओं ने समझ लिया था कि गोविंद की विजय तय हो गई है। उधर समयानुसार गिनती प्रारंभ हो गई। ये कहा गया कि अगर 10 गिनती तक निष्णात ने परिसंवाद नहीं किए तो गोविंद को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। गिनती प्रारंभ हो गई, किंतु निष्णात शांत खड़ा था। जैसे ही नवी गिनती बोली गई कि अचानक ऐसा लगा जैसे कि माँ सरस्वती का वरद पुत्र धरती पर आकर बोलने लगा हो। ये और कोई नहीं बल्कि निष्णात था। निष्णात परिसंवाद करने लगा। ये सभी के लिए आश्चर्य का विषय रहा कि ये वही छात्र है जिसने पहली बार अपनी जुबान खोली है। अब गोविंद का तन मन एवं मस्तिष्क मलिन होने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिसको उसने उल्लू कहा वो इतनी बड़ी तर्कशीलता से युक्त ज्ञान कहाँ से लाया। फिर गुरुदेव से भी उसे पढ़ते कभी किसी ने नहीं देखा। फिर ये तर्कात्मक प्रबुद्धि निष्णात के पास कहाँ से आ गई। गुरुदेव के अलावा इस विश्वविद्यालय में कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं जो उनके शिष्यों को मात दिला सके। आज सभी को धरती उल्टी दिखने लगी, क्योंकि निष्णात ने परिसंवाद किया तो 4 सोपानों तक श्रोताओं ने सिर्फ सुना और विचार किया। विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं स्तब्ध रह गए निष्णात के इस परिसंवाद को सुनकर। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि गोविंद से भी कभी कोई लोहा ले सकता है, क्योंकि गोविंद गुरुदेव का प्रिय शिष्य था। क्योंकि उसकी लगनशीलता और ज्ञान बुद्धि के आगे आना निश्चित रूप से गुरुदेव का पराजित होना था। गुरुदेव यही मानते थे कि यदि उनका शिष्य कहीं पराजित हो जाता है तो मान लिया जाए कि गुरुदेव पराजित हो गए। आज सब कुछ अलग लग रहा था। सबको पता चल गया कि निष्णात के आगे गोविंद का परिसंवाद धूल भी नहीं है। फलत निष्णात प्रतियोगिता जीत गया और पुरस्कार स्वरूप जो मानक रखा गया था वो सब कुछ उसने उस गरीब छात्र को दिला दिया, जिससे उसने कहा था कि वो चिंता न करे, पुरस्कार उसी को मिलेगा। गरीब छात्र को पुरस्कार दिलाना सभी के लिए आश्चर्य का विषय था, किंतु विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के लिए ये कार्य आत्मसंतुष्टि का विषय था। गुरुदेव का नाम और प्रतिभा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार में फैली हुई थी। जब गुरुदेव घर वापस आए तो ये उन्हें जानकर बहुत बड़ा दुख हुआ कि उनके प्रिय छात्र गोविंद को किसी ने प्रतियोगिता हरा दिया। अपने विद्यार्थी का हारना एक सच्चे गुरु के लिए स्वयं का हारना होता है। वो अपने अंतर्मन को बार बार टटोलने लगता है कि आखिर में वो कौन सी विद्या है जिसे मैंने अपने शिष्य को नहीं सिखाया। क्या शिष्यों को शिक्षा देते हुए कोई चूक हो गई मुझसे? ये सारे ख्याल एक सच्चे गुरु के मन को बार बार कुरेदने लगते हैं। गुरुदेव इस सोच में ग्लानि मग्न हो गए। उन्होंने घर पर भोजन भी नहीं किया
और वे सीधा अपने शिष्य गोविंद के पास पहुंचे। उन्होंने गोविंद से संपूर्ण प्रतियोगिता की बात पूछी। जब गोविंद ने उन्हें ये बताया कि गुरुदेव, जो मुझसे प्रतियोगिता में जीता उसमें साक्षात आपकी प्रतिभा झलक रही थी, तो गुरुदेव को समझने में देर नहीं लगी कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं गुरुदेव का बेटा निष्णात ही हो सकता है। गुरुदेव ने गोविंद को आगे होने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयारी के लिए सलाह दी और वहां से सीधे घर लौट आए। गुरुदेव इस बात से आश्चर्यचकित थे कि निष्णात में ऐसी प्रतिभा कहाँ से आ गई। उन्हें ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि निष्णात एक समाधिष्ठ की भांति गुरुदेव के बताए ज्ञान की सिद्धि में हमेशा लगा रहता था। गुरुदेव घर आकर निष्णात से बोले, तुम्हें मेरा ही शिष्य हराने के लिए मिला था। लेकिन जब उन्होंने ये जाना कि पुरस्कार उसने किसी गरीब छात्र को दे दिया, तो उन्हें अपनी अंतरात्मा में बहुत सुख मिला। साथ ही उन्होंने अनुभव किया कि बेटा हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, जो दूसरों के सुख दुख में हमेशा सहायक बने। आज उन्होंने अपने बेटे में खुद को देख लिया। निष्णात चुपचाप खड़ा था। गुरुदेव ने उसे ये कहते हुए जाने को कहा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रतियोगिता हो रही है और श्रोता दर्शक के रूप में उसे भी चलना है। निष्णात मन ही मन सोचने लगा कि शायद गोविंद से जीत उसकी बहुत छोटी जीत है और गुरुदेव को गोविंद पर ही ज्यादा विश्वास है, इसलिए वे उसे प्रतियोगिता में सम्मिलित करने के बजाय दर्शक श्रोता के रूप में ले जा रहे हैं। इतना सोचने के बावजूद भी वो खुश था और अपने लगन निष्ठा से पढ़ाई में हमेशा दिन रात लगा रहता। इधर अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद के लिए गोविंद दिन रात एक करके पढ़ाई एवं तैयारी में जुट गया। लेकिन निष्णात की हालत ये थी कि वो हमेशा एक एक अवयव के बारे में सोच विचार करने में मग्न था। वो जानना चाहता था कि आखिर लोग दुखी क्यों होते हैं। क्या धन का अभाव बहुत बड़े दुख का कारण होता है, अथवा तृष्णा की स्थिति में ग्रसित होने पर दुख या अशांति का अनुभव होता है। वो हमेशा अपने चिंतन में लगा रहता था और स्वच्छंदता पूर्वक तर्कशीलता के निवारण एवं प्रतिवहन में लगा रहता था। कुछ समय पश्चात वो समय आ गया जिसकी सभी को बेसब्री से इंतजार था। गुरुदेव ने निष्णात से स्वयं तथा अपना सामान लेकर चलने को कहा और वे सभी शिष्यों को लेकर निकल पड़े। हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहुंचने पर गुरुदेव को बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। भारतीय पक्ष से गुरुदेव ने गोविंद को परिसंवाद के लिए उद्घोषित किया। प्रथम मुकाबले तक तो सब कुछ तो सही दिखा, किंतु द्वितीय मुकाबले में गुरुदेव को गोविंद में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिली। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था कि जिस शिष्य को उन्होंने परिसंवाद से युक्त सभी प्रविधि को प्रदान कर दिया, फिर वो परिसंवाद प्रतियोगिता में मात क्यों खा रहा है। वे स्वयं आत्मचिंतन में लग गए। इधर परिणाम में गोविंद हार गया। सभी भारतीय दर्शक श्रोताओं का मुंह नीचे लटक गया। सभी छात्र एक दूसरे से नजर मिलाने में भी कतरा रहे थे और स्वयं पर ही खींच रहे थे। स्वभावतः जब हार का सामना करना पड़ता है तो ग्लानि के साथ साथ सभी परस्पर छिटाकसी एवं दोषारोपण करने लगते हैं। उस समय भारतीय छात्रों में ये स्थिति देखी जा सकती थी। सच ही है कि जीत में जो खुशी मिलती है, हार में वही दुख दूना हो जाता है और वो हृदय स्थल को चीर देता है। जो ग्लानि हार में होती है उसकी सच्ची अनुभूति हारने वाला ही करता है। लेकिन ये तभी संभव होता है जब प्रतियोगी पूरी निष्ठा एवं मर्यादा में पक्षपात रहित हो। इधर भारतीय छात्र हार के दुख में विदग्ध हो रहे थे, उधर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारतीय छात्रों की छिटाकसी में लगे हुए थे। गुरुदेव समेत सभी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके प्राण निकाल लिए हो। गुरुदेव अपने जीवन में आज तक ऐसी हार का सामना न किए थे। अभी परिसंवाद का अंतिम मुकाबला बाकी था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के गुरुओं में इतना जोश और अहंकार आ गया कि अंतिम मुकाबले के लिए उन्होंने किसी भी भारतीय को प्रतिस्पर्धा में उतरने के लिए घोषणा कर दी। वे कह रहे थे कि अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उनकी जीत के सामने भारतीय प्रतियोगी मात्र घास फूस हैं। उन्होंने गुरुदेव का मजाक बनाना शुरू किया। वे कहने लगे कि क्या इसी दमखम पर भारतीय छात्र प्रतियोगिता करने आए थे? गुरुदेव की शिक्षा पद्धति कहाँ गई? हमने तो सुना था कि इनके जैसा संपूर्ण विश्व में कोई गुरु नहीं है। ये तो महागुरु है ना। गुरुदेव की आंखें नम हो गईं और चेहरा नीचे झुक गया। संपूर्ण जीवन में उन्हें ऐसी हार और हताशा कभी नहीं प्राप्त हुई थी। उनके मन में ग्लानि पैदा हो रही थी कि कौन सी शिक्षण विधि को उन्होंने नहीं दिया।
बार बार विरोधी पक्ष के ललकारने पर अंत पंक्ति में दर्शन श्रोता के रूप में बैठे निष्णात से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बहुत ऊंचे स्वर में कहा, किसी एक को मात दे देने से देश पराजित नहीं होता। भारतीयों की क्षमता को आजमाने और ललकारने की कोशिश न किए जाएं, क्योंकि भारत फौलादी ताकत, आत्मविश्वास और ज्ञानियों का देश है। अचानक इस आवाज को सुनकर गुरुदेव भौचक्के हो गए कि इतना गुमसुम रहने वाला निष्णात इतनी ऊंची आवाज में कैसे बातचीत कर सकता है। निष्णात सीधे गुरुदेव के पास आया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रोफेसरों की तरफ देखते हुए बोला, आपने इसी गुरु का मजाक बनाया है ना? तो मैं संकल्प धारण करता हूं कि अगर इस मेरे गुरु ने मुझे प्रतियोगिता के लिए आज आज्ञा दे दी तो मैं आपके प्रतियोगी को निश्चित रूप से परास्त कर दूंगा। जब इतना सुना तो भारतीय दर्शक श्रोताओं में चेतना और खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इसके पहले उन्होंने निष्णात से परिसंवाद शैली को देखा सुना था। सभी खड़े होकर गुरुदेव से आज्ञा देने की दुहाई करने लगे, किंतु गुरुदेव के मन मस्तिष्क में अभी भी पता नहीं क्या चल रहा था। निष्णात चुपचाप गुरुदेव का चेहरा देख रहा था, लेकिन गुरुदेव की मौन भाषा पता नहीं किस निष्कर्ष को परिमाप देना चाहती थी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के बार बार कहने पर गुरुदेव ने उठकर कहा कि माननीय प्राध्यापक गण एवं श्रोतागण, प्रतियोगिता के मानक के अनुसार भारतीय प्रतियोगी के रूप में सिर्फ गोविंद को ही अनुमति प्रदान की जा सकती है और यही नियम सम्मति भी है। अगर गोविंद को छोड़कर किसी और को अनुमति मैंने दे दी तो ये स्वयमेव में ही बहुत बड़ा आत्मघात एवं पाप है। मैं ऐसा करने में अपने को असक्षम पा रहा हूं। गुरुदेव की बात सुनकर निष्णात समेत सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक तरफ भारत का आत्मगौरव लुटने के कगार पर है और गुरुदेव पता नहीं किस पाप पुण्य के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज सभी को गुरुदेव का ये व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही निष्णात के प्रति गुरुदेव का ये रवैया उन्हें अन्याय के पक्ष में ले जा रही थी। गुरुदेव नतमस्तक हो गए। उधर भीड़ को चीरता हुआ गोविंद गुरुदेव के पास आकर उनके चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव, पाप पुण्य का लेखा जोखा तो बाद में भी किया जा सकता है और हम जबरदस्ती प्रतियोगी नहीं बदल रहे हैं। ये तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के निर्णायक स्वयं कह रहे हैं कि किसी भी भारतीय को प्रतियोगी के रूप में वे स्वीकार करने को तैयार हैं। गुरुदेव ने कहा, गोविंद, वे जरूर तैयार हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। गुरुदेव की इस बात को सुनकर गोविंद ने कहा कि अगर मैं निष्णात की जगह होता तो भी आप अनुमति न देते। गुरुदेव ने कहा कि आवश्यक नहीं है कि निष्णात प्रतियोगिता जीत जाएगा। इधर सभी भारतीय दर्शक श्रोता एवं विद्यार्थी गुरुदेव से अनुमति प्राप्त करने तथा भारतीय इज्जत को बचाने के लिए गुहार लगाने लगे। अंत में गुरुदेव ने सभी के कहने पर बात मान ली और निष्णात को प्रतियोगी के रूप में अनुमति प्रदान करते हुए कहा, मैं अपने इस दूसरे शिष्य को प्रतियोगिता में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान करता हूँ। साथ ही इस शिष्य से ये अपेक्षा रखता हूँ कि ये अपनी संकल्पना को पूर्ण करें। यदि इसने अपनी संकल्पना को पूर्ण नहीं किया तो इसे अपने शिष्यत्व से हाथ धोना पड़ेगा और ये कभी भी भारत में पैर नहीं रखेगा। गुरुदेव की ये घोषणा दोनों तरफ के प्राध्यापकों एवं श्रोताओं के लिए आश्चर्यजनक थी। पता नहीं गुरुदेव कौन सी प्रतिभा निष्णात में देखना चाहते थे। निष्णात चुपचाप खड़ा था। वो स्वयं को गुरुदेव को तथा दर्शक श्रोताओं के हाव भाव को पढ़ रहा था। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रतियोगी तर्कशीलता से युक्त परिसंवाद करने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके परिसंवाद के सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं एवं प्राध्यापक अपनी जीत को मान्यता प्रदान कर चुके थे। तालियों की ध्वनि से आसमान गूंज उठा। निष्णात शांत चुपचाप खड़ा था। अब भारतीय पक्ष से परिसंवाद करने की बारी थी, लेकिन निष्णात अभी चुपचाप था। भारतीय छात्र छात्राएं पुकार रहे थे, निष्णात बोलो, परिसंवाद करो। किंतु निष्णात शांत खड़ा था, जैसे किसी गहन रहस्य के चिंतन में लगा हुआ हो। गुरुदेव को भी आश्चर्य हो रहा था कि अभी तो ये बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ, ये बोल क्यों नहीं रहा। गुरुदेव का भी आत्मविश्वास टूटने लगा और वे सोचने लगे कि उन्होंने निष्णात को अनुमति देकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, जिसकी भरपाई आजीवन नहीं हो सकती।
अगर ये हार गया तो संपूर्ण देश की बेइज्जती तो होगी ही साथ मेरी प्रतिष्ठा पर कलंक लग जाएगा। और अगर किसी को पता चल गया कि ये मेरा शिष्य ही नहीं बेटा भी है तो बहुत अपमान का सामना करना पड़ेगा। सोचने लगे यदि ये हार गया तो इसे घर ही नहीं ले जाऊंगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र छात्राएं तथा दर्शक निष्णात की खामोशी का मजाक बनाने लगे तथा अपने पक्ष की जीत का जश्न मनाने लगे। अचानक दर्शकों की भीड़ से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनकर निष्णात का मौन टूट गया और उसने परिसंवाद के विषय पर बोलना प्रारंभ किया। प्रभावशाली भाषा शैली से युक्त उसके तार्किकता एवं सुसंगठित वक्तव्य को सुनकर विरोधी पक्षों के दांतों तले उंगली आ गई। निष्णात परिसंवाद करते वक्त ऐसे लग रहा था जैसे संपूर्ण विश्व के शब्दकोशों एवं शास्त्रों का उसने अध्ययन कर लिया हो और अपने परिसंवादित शैली से मानो वो कोई नया पैमाना लिख रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उसके परिसंवाद शैली को सुनकर दंग रह गए। उन सभी के चेहरे फीके पड़ने लगे। जश्न का माहौल शांत हो गया। इधर गुरुदेव ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतना ज्ञान का भंडार इसके पास कहां से आया। भारतीय छात्र छात्राओं एवं दर्शक के चेहरे खिल उठे। आज उन्हें अपने भारतीयता पर नाज हो रहा था। वे समझ चुके थे कि वाकई में भारतीयों में फौलादीपन होता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रतियोगी छात्र औंधे मुंह हो चुका था। उसके पास निष्णात के परिसंवाद के एक भी अंश का जवाब न था। अंततः परिणाम में भारतीय छात्र निष्णात की जीत हो गई। सभी खुश हो गए। गुरुदेव का प्रिय छात्र गोविंद नाचने लगा और सभी भारतीय छात्र छात्राएं एवं दर्शक झूमने लगे। लेकिन गुरुदेव अभी भी गंभीर मुद्रा में चिंतन में लगे हुए थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था वो हो गया। गुरुदेव को स्वयं पर शक होने लगा कि आखिरकार निष्णात को इतना ज्ञान कहां से आ गया। क्या वे निष्णात के ज्ञान के स्वयं स्रोत हैं अथवा अन्य कोई? गुरुदेव का चिंतन भंग हुआ। देखा सामने निष्णात उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा था। गुरुदेव ने अचानक उसे गले लगा लिया और कहने लगे कि आज बचा लिया तूने भारत की इज्जत एवं शान को, साथ ही मेरे गुरु कर्म को भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मैं मान गया तू मेरा सच्चा शिष्य है। गुरुदेव एवं निष्णात दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे और संपूर्ण भारतीयों में खुशी के आंसू छलक आए।